गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको आपकी कक्षा का हिंदी साहित्य का पाठ 5 मंत्र पढ़ाएंगे। इस पाठ के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। ये कहानी दो वर्गों की कहानी है। ये दो वर्ग हैं, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, दीन सबल, सभ्य और असभ्य। मंत्र दोनों के चरित्र और चिंतन विचार, कठोरता और तरलता का द्वंद्वात्मक चित्रण है। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर गाड़ी द्वार के सामने खड़ी थी कि दो कहार कौन होते हैं? जो डोली को उठाने वाले होते हैं, एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। डोली औषधालय यानी कि जो उनके दवाई की दुकान थी के सामने आकर रुक गई। ठीक, जहां वह मरीजों का इलाज करते थे। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए उसे भय हो रहा था कि कोई घुड़क ना बैठे, यानी कि कोई उसे चिल्ला ना बैठे। डॉक्टर साहब को मेज के सामने खड़ा देखकर भी कुछ कहने का साहस ना हुआ। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या बात है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से। डॉक्टर साहब ने कहा, कल सवेरे आओ। कल सवेरे? हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने कहा, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा हुजूर, 4 दिन से आंखें नहीं। डॉक्टर चड्ढा ने कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, यह हमारे खेल का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोते हुए कहा, हुजूर, एक निगाह देख ले। वो बेचारा अपने बच्चे की बीमारी को लिए हुए डॉक्टर के पास आया, पर डॉक्टर चड्ढा का कहना था कि इस समय मेरे खेलने का टाइम है, मैं इस समय किसी भी मरीज को नहीं देखता हूँ। बस एक निगाह, वह बोलता रहा कि बस एक निगाह देख लो, लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। 7 लड़कों में यही एक बच रहा है। अब उस वृद्ध आदमी के 7 लड़के हुए, जिसमें से कि 6 की मृत्यु हो गई और ये बच्चा 7वां था। हुजूर, हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे। सरकार आपकी बढ़ती हो, यानी कि आपकी तरक्की होए दीन बंधु। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तक नहीं। मोटर गाड़ी पर बैठते हुए बोले, सवेरे आना, सवेरे। मोटर गाड़ी चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा, क्योंकि वह यह देखता रहा कि शायद डॉक्टर साहब का मन पसीजेगा। पर संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद अब भी विश्वास न आता था, सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका मर्म भेदी अनुभव तक न हुआ था। जब तक बूढ़े को मोटर गाड़ी जाती दिखाई दी, वह टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों से डॉक्टर चड्ढा के पास डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर वह डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास न गया। किस्मत ठोक ली। उसको ये लगा कि अब मेरा बच्चा नहीं बचेगा। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया, यानी कि उसके 7 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसका मुंह देखकर ही जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाए भाए करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर उस अंधकार में 8 स्वर से रोने लगी, यानी कि उसके बेटे की मृत्यु हो गई। और मृत्यु के पश्चात जो है, जब वह देखता है तो दुख से भरी आवाज़ से, आर्त स्वर, दुख से भरी आवाज़ से वह रोने लगी। लड़का
कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वह माता पिता के जीवन का आधार था, शील और विनय का पुतला, बड़ा ही उदार, विद्यालय में गौरव, युवक समाज की शोभा। मुखमंडल से तेज की छटा से निकलती थी। आज उसी की 20वीं सालगिरह थी। संध्या का समय था। शहर के रईस एक तरफ, कॉलेज के सहपाठी दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। उस समय वह एक रेशमी कमीज पहने, नंगे सिर नंगे पांव, इधर से उधर मित्रों की आओ भगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर आना। कोई उधर से बुलाता, कैलाश क्या उधर ही रहोगे। सभी उसे छेड़ते, चुगली करते थे। बेचारे को जरा दम मारने का भी अवकाश न मिला। सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर कहा, यानी कि उसकी एक मित्र ने, क्यों कैलाश, तुम्हारा सांप कहाँ है, जरा मुझे दिखा दो। अब वह कहती है कि उसे सांप पालने का शौक था कि तुम्हारा सांप कहाँ है, मुझे जरा दिखाओ। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी। उसका नाम क्या था? मृणालिनी। इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया। जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा। मैं आज नहीं मानने वाली, तुम तो कल कल करते हो। कैलाश ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी ना सकूंगा। कमरे में तिल रखने की भी जगह न मिलेगी। यानी कि इतना सामान भरा हुआ है, तिल का दाना कितना होता है, छोटा सा, उसके सामान भी सामान रखने की जगह नहीं है। तब मृणालिनी ने कहा, ठीक है, मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती, चलो छुट्टी हुई। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे, यानी कि दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। कैलाश को सांपों के पालना, खिलाने और नचाने का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। यह विद्या उसने एक बूढ़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे मर्ज था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन न था, उसे लेकर ही छोड़ता था। यही व्यसन था। इस पर हजारों रुपये फूंक चुका था, क्योंकि उसे सांप पालने का इतना शौक था कि जहाँ भी सुनता था कि नई जड़ी बूटी आई है, वह तुरंत से जो है उस जड़ी बूटी को कितने भी पैसों में खरीद लेता था। उसको जब तक वह उस जड़ी बूटी को खरीदता नहीं था, उसको चैन नहीं मिलता था। अब इसके आगे का भाग हम आपको आगे वाले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।